बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक विकास के लक्षण, उसके प्रतिमान और उसकी अवस्थाएं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें राजनीतिक विकास का अर्थ देखा था और लुशियन पाई ने किस तरीके से राजनीतिक विकास को परिभाषित किया था वो हमने देखा था। आज हम सर्वप्रथम राजनीतिक विकास के लक्षण या विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ में प्राचीन देशों में प्रचलित राजनीतिक विकास के सिद्धांतों की भी चर्चा की है और ये बताया है कि राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। उसने राजनीतिक विकास को संस्थानीकरण के रूप में मानने पर बल दिया है और राजनीतिक विकास के लिए संस्थाओं के निर्माण को उचित माना है। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक संगठनों और क्रियाविधियों का संस्थानीकरण। यहाँ संस्थानीकरण का सरल अर्थ है किसी राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं एवं क्रियाविधियों में अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्तता तथा संबद्धता के गुणों का उच्च मात्रा में होना चाहिए। अनुकूलनता का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी प्रक्रिया व क्षमता का विकास कि वह अपने सामने आने वाली समस्याओं व चुनौतियों का सामना कर सके, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। जटिलता का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था में एक साथ ही अनेक संस्थाओं या संरचनाओं का मौजूद होना, प्रत्येक संस्था अपने विशिष्ट कार्य को करती है। स्वायत्तता का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था को अपने निश्चित भूभाग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ होना चाहिए। संबद्धता का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में सहमति की भावना भी पाई जानी चाहिए। तो ये सैमुअल हंटिंगटन के विचार थे। अब हम चलते हैं आमंड एम पावेल के विचारों पर। उसने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच में जी आमंड तथा सी.बी. पावेल जूनियर ने राजनीतिक विकास की अवधारणा पर विस्तार से विचार किया है और 3 विशेषताएं बताई हैं। एक तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विभेदीकरण, दूसरा है उपव्यवस्था स्वायत्तता, तीसरा है राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण। आमंड व पावेल का मत है कि संरचनाओं की भूमिका में विशिष्टीकरण तब उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का विवेकपूर्ण विकेंद्रीकरण होता है। इसके साथ अब हम लुशियन पाई के विचार देखते हैं। लुशियन पाई ने अपनी जो पुस्तक है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसमें 3 लक्षण बताए हैं: समानता, क्षमता और विभेदीकरण। तो इस तरीके से ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम चलते हैं राजनीतिक विकास की अवस्थाओं पर, उनको हम चरण भी कह सकते हैं। सबसे पहले सैमुअल हंटिंगटन के विचार देखेंगे। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। प्रशासन का तर्कसंगत होना, दूसरी है राजनीतिक कार्यों में विभेदीकरण, तीसरा है बढ़ती हुई सहभागिता। आमंड और पावेल ने जो है उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है राज्य निर्माण की अवस्था, दूसरी है राष्ट्र निर्माण की अवस्था, तीसरी है सहभागिता की अवस्था और चौथी है वितरण की अवस्था। ऑर्गनेस्की ने जो है राजनीतिक विकास के 4 प्रमुख अनुक्रमिक अवस्थाएं बताई हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है प्रारंभिक या आदिम प्रकार के एकीकरण की राजनीति, दूसरी है औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरा है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और चौथा है समृद्धि या प्रचुरता की राजनीति। तो इस तरीके से राजनीतिक विकास की अवस्थाओं को हमने देखा। अब चलते हैं राजनीतिक विकास के सूचक पे कि वो संकेतक कौन से हैं जिससे राजनीतिक विकास के होने का पता चलता है। वो लक्षण, वो इंडिकेटर्स। द वर्ल्ड हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इंडिकेटर्स के अनुसार राजनीतिक विकास के प्रमुख सूचक जो है निम्नलिखित हैं, जैसे कि राष्ट्रीय संस्थाओं की आयु, शिक्षा पर होने वाला व्यय, सुरक्षा पर होने वाला व्यय, सैन्य शक्ति, आंतरिक सुरक्षा बल, सरकारी अनुशासतियाँ, कार्यकारी व्यवस्थाएं, अनियमित कार्यकारी तबादले या स्थानांतरण, प्रेस की स्वतंत्रता, मतदान में भाग लेने वालों की संख्या, चुनावों में अनियमितताएं जो गड़बड़ियाँ होती हैं, दलीय गुटबाजी, विरोध प्रदर्शन, दंगे उपद्रव,
सशस्त्र आक्रमण, आंतरिक हिंसा से जो मौतें होती हैं, डेथ्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, कार्यपालिका की अवधि का नवीनीकरण, बाहरी हस्तक्षेप, ये इसके इंडिकेटर्स हैं। अब हम चलते हैं राजनीतिक विकास के उपकरणों पर चलते हैं, अभिकर्ताओं पर चलते हैं, इसको भी हम पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला है क्रांतिकारी नेता। क्रांतिकारी नेता का प्रथम कार्य केंद्रीय सत्ता को इतना अधिक मजबूत बनाना होता है कि राजनीतिक व्यवस्था की सभी संरचनाएं उसके नियंत्रण को स्वीकार करें। इसके साथ ही उसे राजनीतिक विकास की ऐसी मूल्यात्मक नीतियों एवं योजनाओं को तेज़ी से लागू करना होता है जो सार्वजनिक हित की वृद्धि करने वाली हों। सामान्यतः ये मानते हैं कि क्रांतिकारी नेतृत्व को परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य का रास्ता अपनाना चाहिए। इससे उसे अभिजन वर्ग का सहयोग मिल जाता है और उसके स्वयं के प्रभाव में भी वृद्धि हो जाती है। दूसरा है राजनीतिक दल। आधुनिक राष्ट्र राज्यों में राजनीतिक दल को राजनीतिक विकास का एक अच्छा साधन माना जाता है। प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व का विकास होता है। राजनीतिक विकास की दृष्टि से शासक वर्ग के लक्ष्यों एवं जन आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है तथा राजनीतिक दलों के माध्यम से ही राजनीतिक विकास में जन भागीदारी का भी विस्तार होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यह है सैनिक शासन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए देशों में राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता ने राष्ट्रीय संकटों को जन्म दिया है और इसके समाधान के लिए अनेक देशों में सेना ने सत्ता पर सीधे अधिकार किया है। इन देशों में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा में तथा अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में सेना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट जो है वो है आधुनिक नौकरशाही। नौकरशाही जैसा कि हमको पता है, जो प्रशासक वर्ग होता है, जो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित जो कानून हैं, नियम हैं, उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी निभाता है, वो नौकरशाही कहलाती है। इसको अधिकारी तंत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। आधुनिक नौकरशाही का सामान्य से अर्थ है ऐसे सार्वजनिक कर्मचारी जिनकी सेवा में भर्ती उनकी योग्यता, क्षमता एवं प्रतियोगिता के आधार पर होती है। आधुनिक नौकरशाही राजनीतिक व्यवस्था में स्थायी कार्यपालिका की भूमिका को निभाती है। यद्यपि ये राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है, किंतु लोकतंत्र में नौकरशाही राजनीतिक मामलों में तटस्थ रहती है। आधुनिक नौकरशाही विभागीय पद्धति के आधार पर ही कार्य करती है और सार्वजनिक अधिकारी तथा कर्मचारी अपने विभागीय कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने पर आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का कार्य सरल हो जाता है। इस भावना के परिणाम स्वरूप नागरिकों की स्थानीय एवं परंपरागत व्यवस्थाओं के प्रति परंपरागत भक्ति व निष्ठा कमजोर होती है और संपूर्ण राष्ट्र के प्रति भक्ति व निष्ठा का विकास होता है। नेक्स्ट जो है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा जनभागीदारी। राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण राजनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थापना होती है, राजनीति में जनभागीदारी में स्वतः ही बढ़ोतरी हो जाती है। इन संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय नागरिक स्वयं ही अपनी स्थानीय मांगों एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्रियाशील होते हैं। स्थानीय स्तर पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों में सामाजिक एवं राजनीतिक अंतःक्रिया में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप परंपरागत मूल्यों एवं व्यवस्थाओं के स्थान पर क्रमशः आधुनिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं की स्थापना होने लगती है। तो इस तरीके से ये थे। अब हम नेक्स्ट जो उस पर चलते हैं वो है राजनीतिक विकास की समस्याओं पर। देखिए, अधिकांश विकासशील देशों के राजनीतिक विकास की एक गंभीर समस्या ये है कि उनका जो इलीट वर्ग है, इलीट वर्ग का मतलब वो वर्ग जो निर्णय निर्माण में अपनी हिस्सेदारी निभाता है, राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे के बारे में उनमें आम सहमति नहीं होती और अतः अनेक देशों में समय समय पर राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन का क्रम चलता रहा है। नेक्स्ट जो है समस्या है विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं साधनहीन हैं और उनकी कार्य कुशलता एवं क्षमता सीमित है, अतः ये बढ़ती मांगों एवं आकांक्षाओं की पूर्ति में असफल रही हैं। नेक्स्ट समस्या है अनेक विकासशील देशों में पृथकतावादी अथवा क्षेत्रवादी आंदोलन चलते रहते हैं। कुछ देशों में विभिन्न धार्मिक अथवा नस्लीय समूह में हिंसात्मक दंगे भी होते हैं। अनेक विकासशील देशों में एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदायों पर सामूहिक हिंसक आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट जो है अनेक विकासशील देशों में राजनीतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राजनीतिक माफिया एवं भूमिगत अपराधियों के संरक्षक बन गए हैं। नेक्स्ट जो है अनेक विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया है, किंतु इनमें से अधिकांश देशों में लोकतंत्र के कुशल संचालन की परिस्थितियों का अभाव है। नेक्स्ट जो है अधिकांश विकासशील देशों में योग्य, दक्ष एवं कर्तव्यपरायण प्रशासकों की संख्या भी सीमित है। नेक्स्ट जो है अधिकांश विकासशील देशों की सामाजिक संरचना ऐसी होती है जो राजनीतिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। नेक्स्ट जो है विकासशील देशों की आर्थिक विकास की दर भी कम है।
अब हम चलते हैं राजनीतिक विकास के प्रतिमानों पर। इसमें पहला है निरंतरता प्रतिमान और दूसरा है चरण प्रतिमान। निरंतरता प्रतिमान राजनीतिक विकास की एक ऐसी विकासात्मक प्रक्रिया मानता है जो विभिन्न कारकों के क्रम पर आधारित होती है। इस मॉडल के अनुसार राजनीतिक विकास का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है। दूसरा है चरण प्रतिमान। चरण प्रतिमान राजनीतिक विकास को एक ऐसी विकासात्मक प्रक्रिया मानता है जो अनेक विकासात्मक चरणों से गुजरती है। प्रत्येक विकासात्मक चरण की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पहला जो टॉपिक था आज का राजनीतिक विकास, जिसका एक पार्ट हम कल देख चुके थे, आज हमने दूसरा पार्ट देखा है, ये खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट एक टॉपिक लेकर के आएंगे, वो है लोकतंत्र। धन्यवाद।